अच्छा, चलिए। हेलो, हाय। अब साउंड आ रहा है सबको? चलिए। चलिए, मंदिर निर्माण कला पे चर्चा करेंगे। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। मुख्य रूप से मंदिर निर्माण कला की बात आती है तो पहली जो मूर्ति का निर्माण हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? आ? क्या कहा जाता है? आ? जोर से बोलिए ना। अपठित कहा जाता है। अपठित तो जानते हैं कि पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पिक्टोग्राफी कहा जाता है ना? भाव चित्रात्मक। क्या? भाव चित्रात्मक। इस लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बेस्त्रोफेदन लिपि या हालावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि कहकर भी पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो पिक्टोग्राफी है, उसे बेस्त्रोफेदन लिपि, मूल नाम यही है। मूल नाम यही है। बेस्त्रोफेदन लिपि, हलावर्त लिपि या गोमुत्रिका लिपि कहकर पुकारा जाता है। पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक। तो चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है तो पता क्या चलेगा? कुछ भी नहीं। तो पहली जो मूर्ति मिली, अब पशुपति महादेव है ना, योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ योगी जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति महादेव कहकर पुकारा, आद्य शिव। यही पशुपति महादेव ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहलाए, उत्तर वैदिक काल में महेश कहलाए और महाजनपद काल, जो कि द्वितीय नगरीकरण की बात होती है, उस काल में शिव कहलाए। शिव के उपासक शैव कहलाए। वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ये धर्म की बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम लोग जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में विकास हुआ। एक राजनीतिक क्षेत्र में 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, और धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से इन लोगों ने एक नए नए संप्रदाय की स्थापना की। जैसे 24 तीर्थंकरों के द्वारा एक जैन धर्म की स्थापना की गई, वहीं एक आदमी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। एक व्यक्ति के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई, वहीं एक व्यक्ति के द्वारा भागवत संप्रदाय की स्थापना की गई, जिसे वैष्णव संप्रदाय भी कहकर पुकारा जाता है ना? तो ये चीज धर्म की बात है, वो धार्मिक क्षेत्र में बताएंगे हम। तो मंदिर निर्माण कला, सीधे से शब्दों में यह बात करेंगे कि पहली जो मूर्ति बनी वो सिंधु घाटी सभ्यता की बनी, लेकिन चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है इसलिए जानकारी का अभाव है। पहला जो ज्ञात मूर्ति बना वो महात्मा बुद्ध का बना, है ना? पहला जो ज्ञात मूर्ति बना वो महात्मा बुद्ध का बना। सीधे से शब्दों में यह जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी वो किसके समय में बनी थी? तो कुषाणों के शासन काल में। कुषाणों के शासन काल में, कुषाण वंश के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी। अब महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी वो 2 प्रकार से बनी। कौन कौन? मथुरा कला, गंधार कला। मथुरा कला को शुद्ध देसी शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। वहीं गंधार कला भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण को गंधार कला कहकर पुकारा जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, है ना? कुषाणों के समय में पहली मूर्ति बनी
महात्मा बुद्ध की पहली जो ज्ञात मूर्ति थी वो महात्मा बुद्ध की बनी, वो कुषाणों के समय में बनी। मुख्य रूप से कहा जाता है कुषाणों के समय में दो कला का विकास हुआ, पहला मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। जहां महात्मा बुद्ध की मूर्ति पहली बार मथुरा कला के तहत निर्मित हुई, वहीं महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक और सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया गांधार कला के तहत। महात्मा बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो 108 फीट की थी, जो वर्तमान अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में, जिसे तालिबानियों के द्वारा इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है ना, इस कारण से उसे तोड़ दिया गया। तो चर्चा हो रही थी कि मंदिर निर्माण कला की बात तो होती है, तो पहली जो मूर्ति, जो ज्ञात मूर्ति बनी वो महात्मा बुद्ध की बनी, वो कुषाणों के समय में बनी। कुषाण वंश में दो कला का विकास हुआ, पहला मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। मथुरा कला में जहां लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, पहली मूर्ति का जो निर्माण है वो मथुरा कला के तहत हुआ, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, है ना। ये शुद्ध भारतीय शैली, शुद्ध भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। और भारतीय यूरोपीय शैली के मिश्रण को गांधार कला कहा जाता है। तो अब यह सोचनीय प्रश्न है कि मानव कहां निवास करता है? घर में। तो मूर्ति कहां रहेगा? मंदिर में। तो मूर्ति के रखरखाव हेतु एक जगह की आवश्यकता पड़ी, मूर्ति के रखरखाव हेतु एक जगह की आवश्यकता पड़ी, जिसे मंदिर नाम दिया गया। अब जैसे ही मंदिर नाम दिया गया तो पहली बार मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में 3 प्रकार के मंदिर निर्माण कला की बात हुई। पहला कौन कौन? नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली, है ना। तीसरा जो है ना। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नगर में सर्वाधिक निर्माण होने के कारण इस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तारीकरण हिमालय से लेकर के विंध्याचल की पहाड़ी तक माना गया है। द्रविड़ शैली संपूर्ण दक्षिण भारत में इसका विस्तारीकरण माना जाता है। कृष्णा नदी से लेकर के मलाबार तक का जो क्षेत्र है, केरल के मलाबार तक का जो क्षेत्र है, वो द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। वही बेसर शैली पश्चिमोत्तर भारत में इसका विस्तारीकरण है। मुख्य रूप से विंध्याचल की श्रेणी से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र रहा, वो बेसर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली को जिसका उद्भव कहा जाए तो सीधे से शब्दों में कि पल्लव शासन काल में द्रविड़ शैली का उद्भव हुआ। चोलों के काल में उन्होंने अपनी अंतिम सीमा प्राप्त की, चरम सीमा पर पहुंची, और विजयनगर साम्राज्य के समय में द्रविड़ शैली पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जहां नागर शैली, उसका उद्भव पाल वंश के शासन काल में हुआ था 8वीं शताब्दी में, वो 13वीं शताब्दी तक जाते जाते पूरी तरह से पतन के गर्त में समाहित हो गया। बेसर शैली, दोनों के मिश्रित रूप को बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। सीधे से शब्दों में जाने कि चालुक्य वंश के समय में बेसर शैली का उद्भव हुआ और चालुक्यों के पतन के पश्चात ही बेसर शैली पूरी तरह से
समाप्त हो गया। इन तीनों शैलियों के अलावा एक अन्य शैली का विकास हुआ। चौथा कौन? अमरावती शैली। सातवाहनों के समय में, सातवाहनों के समय में एक अन्य शैली का विकास हुआ जिसे अमरावती शैली के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र और कौन सा? नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा क्षेत्र, यह हो गया अमरावती शैली का विस्तारीकरण, है ना। इसी को कॉपी पे उतारेंगे। आइए जरा सा लिखने का कोशिश कीजिए। तो साउंड आ रहा है मनीष जी? चलिए, धन्यवाद। आ रहा है तो लिखावट पता चल रही है मेरी? हेडिंग दीजिए तो, मंदिर निर्माण कला। मंदिर निर्माण कला। पूछा मैंने, लिखावट पता चल रही है? चलिए, धन्यवाद इसके लिए। मंदिर निर्माण कला सामने से लिखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। परंतु लिपि पढ़े नहीं जाने के कारण, परंतु लिपि पढ़े नहीं जाने के कारण लिपि पढ़े नहीं जाने के कारण वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से न तो मूर्ति के साक्ष्य, न तो मूर्ति के साक्ष्य और ना ही ऐसे किसी भी स्थल से, और ना ही ऐसे किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। पहली बार, पहली बार कुषाणों के काल में, कुषाणों के काल में महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया। कुषाणों के काल में ही दो कला का विकास हुआ। कुषाणों के काल में ही दो कला का विकास हुआ।
पहला मथुरा कला, जो शुद्ध भारतीय थी। पहला मथुरा कला, जो शुद्ध भारतीय थी, जो शुद्ध भारतीय थी। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के तहत ही संभव हुआ। दूसरा, गांधार कला, गांधार कला यह भारतीय तथा यूरोपीय शैली का मिश्रण है। यह भारतीय तथा यूरोपीय शैली का मिश्रण है, जिसमें जिसमें महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी जिसमें महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी और सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया। सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया। जो मुख्य रूप से छूट गया, जो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। आगे चलकर आगे चलकर मूर्ति के रखरखाव हेतु मूर्ति के रखरखाव हेतु एक भवन की जरूरत पड़ी। एक भवन की जरूरत पड़ी जिसे मंदिर नाम दिया गया। जिसे मंदिर नाम दिया गया। पहली बार गुप्त काल में पहली बार
गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत हुई थी। जिसे तीन भागों में बांटा गया। पहला नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा बेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। हेडिंग देंगे नागर शैली, हेडिंग देंगे नागर शैली। इसका विस्तारीकरण हिमालय से लेकर विंध्याचल की पहाड़ी तक, विंध्याचल की पहाड़ी तक, इसका विस्तारीकरण हिमालय से लेकर विंध्याचल की पहाड़ी तक देखा जा सकता है। मुख्य रूप से मंदिर की बनावट, चतुष्कोणीय रूप में, चतुष्कोणीय रूप में होती है, जिसके तहत शीर्ष ऊंचा, शीर्ष ऊंचा तथा मंदिर का आधार छोटा होता है, छोटा होता है। नागर शैली को हिमालय में पर्वतीय शैली, गुजरात में लाट शैली, हिमालय में पर्वतीय शैली, गुजरात में लाट शैली, उड़ीसा में कलिंगा शैली के नाम से भी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखेंगे सभी बच्चे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं। नागर शैली को हिमालय के क्षेत्रों में पर्वतीय शैली, उड़ीसा में कलिंगा शैली, गुजरात में लाट शैली के नाम से जाना जाता है। गुजरात में लाट शैली के नाम से भी
जाना जाता है। नागर शैली का उद्भव, नागर शैली का उद्भव 8वीं शताब्दी में पाल वंश के समय, पाल वंश के समय हुआ था तथा पतन 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो का, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर मोढेरा, मोढेरा गुजरात, मोढेरा लिख के गुजरात कर देंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा लिख करके गुजरात कर देंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सभी बच्चे हेडिंग देंगे द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली इस शैली का उद्भव पल्लव वंश के समय, पल्लव वंश के समय तथा सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि चोल वंश के समय तथा पतन विजयनगर साम्राज्य के, विजय नगर साम्राज्य के पतन के पश्चात, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात हो गया था
द्रविड़ शैली का विस्तारीकरण, द्रविड़ शैली का विस्तारीकरण, कृष्णा नदी से लेकर मलाबार तट तक, मलाबार तट तक देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के मंदिरों की बनावट आयताकार रूप में होती है, जिसमें मुख्य मंदिर का शीर्ष भाग छोटा, मुख्य मंदिर का शीर्ष भाग छोटा और उसको क्या बोलेंगे, ये जो बना रहता है ऊपर में, छोटा और सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा होता है। वहीं आधार भाग बड़ा और दरवाजे भी काफी बड़े होने के कारण, काफी बड़े होने के कारण इसे गोपुरम कहकर, गोपुरम कहकर पुकारा जाता है। द्रविड़ शैली का उद्भव जो है पल्लव वंश के शासन काल में हुआ। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है चोल वंश के समय में मिली थी और पतन जो हुआ 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ। कृष्णा नदी से लेकर के मलाबार तट तक का जो क्षेत्र है वो द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका विस्तारीकरण देखा जाता है, आयताकार रूप में इनके मंदिरों की बनावट होती है। हाँ, और एक चीज लिख लेंगे, द्रविड़ शैली के मुख्य मंदिर, द्रविड़ शैली के मुख्य मंदिर बड़ी चार दीवारी में, बड़ी चार दीवारी में घिरे होते हैं। मुख्य मंदिर बड़ी चार दीवारी में घिरे होते हैं तथा उस चार दीवारी में, तथा उस चार दीवारी में मुख्य मंदिर के अलावा, मुख्य मंदिर के अलावा अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर निर्मित होते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर,
तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, केरल का अयप्पा मंदिर, केरल का कांची का कैलाशनाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर, केरल का अयप्पा मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, द्रविड़ शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है, द्रविड़ शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। आइए बेसर शैली लिखते हैं। बेसर शैली बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को, नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहकर पुकारा जाता है। जिसमें मंदिरों की बनावट, मंदिरों की बनावट गोलाकार रूप में, मंदिरों की बनावट गोलाकार रूप में होती है। मुख्य रूप से विंध्याचल की पहाड़ी से लेकर विंध्याचल की पहाड़ी से लेकर कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को, क्षेत्र तक को नहीं, सॉरी, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र तक बेसर शैली का विस्तारीकरण, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र तक बेसर शैली का विस्तारीकरण देखा जाता है। चूंकि इस शैली का उद्भव और पतन, चूंकि इस शैली का उद्भव और पतन
चालुक्यों के समय में, चालुक्यों के समय में हुआ था। अतः इस शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। जिसका पतन चालुक्यों के पतन के पश्चात हो गया था। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर छूट गया। क्या छूट गया बोलिए? जिसका पतन चालुक्यों के समय में ही हो गया था। अतः इस शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए, लिख लिए हैं? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वृंदावन का कृष्ण मंदिर, वृंदावन का कृष्ण मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वृंदावन का कृष्ण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एहोल का हेलेबीड मंदिर, हेलेबीड मंदिर दिख रहा है? हेलेबीड मंदिर बेसर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। बेसर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। इन तीनों शैलियों के अलावा, इन तीनों शैलियों के अलावा एक अन्य शैली अमरावती शैली, अमरावती शैली, अमरावती शैली का विकास सातवाहनों के समय में, सातवाहनों के समय में हुआ था। जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश के वरंगल, वरंगल और
नागार्जुन कोंडा वर्तमान आंध्र प्रदेश के वारंगल और नागार्जुन कोंडा जिले में फल फूल रहा है। हो गया मंदिर निर्माण कला समाप्त, है ना। आप लोगों का कौन कौन टॉपिक खत्म हो गया? सिक्का हो गया, मंदिर निर्माण कला खत्म हो गया, है ना। कल अभिलेख देखेंगे, कल नहीं सॉरी मंडे को, ठीक है। अभिलेख देखेंगे, अभिलेख देख के आइएगा, कहीं से भी कुछ पढ़ के आइएगा हम, ठीक है। पहले भी समझा चुके हैं, फिर समझा देंगे। धन्यवाद इसके लिए।